हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा इंटीग्रेशन का 13वां लेक्चर रहेगा और आज से हम इंटीग्रेशन में डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में निश्चित समाकलन बोलते हैं। तो आज हमारा इंटीग्रेशन क्या रहेगा? डेफिनिट इंटीग्रेशन रहेगा, निश्चित समाकलन रहेगा। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो डेफिनिट इंटीग्रेशन रहेगा, निश्चित समाकलन रहेगा। आइए हम निश्चित समाकलन के बारे में देखते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है। सबसे पहले आपको पढ़ाया गया था इफ अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, तो इस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। फंक्शन का इंटीग्रेशन एक फंक्शन होता है। मान लेते हैं कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है और उसमें आप सी ऐड करते हो। सी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कोफिशिएंट। अब यहाँ पर जो सी आपका सी ऐड होने के कारण ये आपका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। फिर उसके बाद इसमें आगे इफ अगर इसका इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स होगा तो इसको हम लिखेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन भाई एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आया। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी? बी से ए तक। एक बार x की जगह पे b रखा जाएगा या यहाँ पर, तो f ऑफ b प्लस सी, बीच में लगता है माइनस, माइनस लगेगा। फिर f ऑफ a प्लस सी होगा। ब्रेकेट जब ब्रेक करेंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के f ऑफ b माइनस f ऑफ a आया। अब इसमें लिखा गया है नो सी, इसमें सी नहीं आ रहा, हेंस इंटीग्रेशन इज डेफिनिट। इसमें सी नहीं आ रहा है, इसीलिए इसे हम कौन सा इंटीग्रेशन बोलते हैं? इसीलिए इसे डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब नोट पॉइंट में आपको समझना है कि अगर आपका a से b है तो b क्या हो जाता है? अपर लिमिट होगा और a को लोअर लिमिट बोलते हैं। ये आपका फंक्शन है और dx क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों, इसमें c होने के कारण इनडेफिनिट बोला गया। जब c एलिमिनेट हो जाएगा तो ये डेफिनिट इंटीग्रेशन हो जाएगा। डेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर a से b f ऑफ x dx है तो b को हम आपको पढ़ाए थे, ये देखो लिखा गया है, ये अपर लिमिट है। इसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। हिंदी वाले लिख लें, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। अपर लिमिट को क्या बोलते हैं? उच्च सीमा। और ये नीचे इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। ये लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट को बोला जाता है, ये निम्न सीमा है। लोअर लिमिट को क्या बोलते हैं? ये निम्न सीमा है। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन आपको समझने हैं। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन का ज्यामितीय अर्थ। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, और ध्यान से देखो बच्चों, तो ये जो खींचा गया है इस फंक्शन का ग्राफ है। देखो इस तरीके से इस फंक्शन का एक ग्राफ ऐसे समझाने के लिए बना रहे हैं, और एक लाइन है ऐसे, ये लाइन है x बराबर a और यहाँ पर ये लाइन है x बराबर b। अब इसका इंटीग्रेशन a से b में किया गया। जो पोर्शन शेडेड हैं, जो शेडेड हैं, ये इंटीग्रेशन है। अब इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर a से b, ये a है लाइन, ये b है, a से b एफ एक्स डी एक्स अगर इंटीग्रेशन करें तो ये देखो ये डाउन है, बिलो है। तो बिलो में हम मान लेते हैं इसका एरिया समझाने के लिए कि ये -3 है। समझाने के लिए इसका एरिया अगर मान लेते हैं ये -3 है और ये ऊपर क्या है? +5। तो -3 + 5 = 2। इसका मतलब इस फंक्शन का y बराबर एफ ऑफ एक्स का जो ये फंक्शन है, इसका a से b में जो इंटीग्रेशन किया गया है, a से b में जो इंटीग्रेशन किया गया है वो आंसर कितना दे रहा? 2। इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब अगर हम इसे एरिया के रूप में बिहेव करें कि इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया के रूप में मॉडुलस सम करेंगे, -3 + -5, तब इसका एरिया 8 होगा। लेकिन चूंकि निश्चित समाकलन में इसका ज्यामितीय अर्थ हम चेक कर रहे हैं, तो निश्चित समाकलन का ज्यामितीय अर्थ, ये आपका कोई फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स और इसका इंटीग्रेशन हम a से b की तरफ कर रहे हैं, तो a से b में जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वो 2 आएगा। अब आगे इसमें भी
सॉरी बच्चों, थोड़ा सा बैटरी डाउन होने के कारण वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट एफ एक्स डी एक्स है। ये आपकी उच्च सीमा होती है और ये निम्न सीमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन का ज्यामितीय अर्थ। अब इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं y बराबर एफ एक्स कोई एक फंक्शन है और इस फंक्शन का ग्राफ बनाया गया, फंक्शन का इंटीग्रेशन हम x बराबर a और x बराबर b में कर रहे हैं। मान लेते हैं कि इसके इंटीग्रेशन का ये पार्ट, इसका इंटीग्रेशन 3 दे रहा है और ऊपर वाला पार्ट 5 दे रहा है। तो चूंकि नीचे होने के कारण ये निगेटिव 3 देगा और ऊपर पॉजिटिव 5 देगा, इनको ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसको हम अलजेब्रिक सम बोलते हैं, ये साधारण सम है। लेकिन अगर हम इसे क्षेत्रफल के रूप में बिहेव करते हैं, जब हम एरिया के रूप में इसे देखते हैं, तो आप लोगों को पढ़ाया गया था कि एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। क्या होती है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी होने के कारण ये जो आपका निगेटिव है, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम मॉडुलस लेते हैं, माइनस मॉड ऑफ 3 प्लस मॉड ऑफ 5, ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो अगर हम इसको एरिया के रूप में बिहेव करेंगे तो इसका एरिया 8 आएगा। लेकिन ए से बी में जो इंटीग्रेशन किया गया, इसका क्षेत्रफल एरिया 8 आएगा। लेकिन अगर हम केवल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगला लेसन है एरिया अंडर द कर्व, वो पढ़ाया जाएगा। चलिए, अब यही लिखा गया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया बिटवीन x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b। मतलब जो आपका, जैसे अगर a से b एफ एक्स डी एक्स है और ये हमको क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया है। क्या है? अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया। एरिया का अलजेब्रिक सम होता है। ठीक है, अलजेब्रिक में क्या होता है? अलजेब्रिक में हम लोग पॉजिटिव निगेटिव लेके चलते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से बोल दें, मॉडुलस लगा दें एफ एक्स डी एक्स ए से बी में, तो इसका मतलब ये शुद्ध क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये शुद्ध रिप्रेजेंट करेगा एरिया को। तो हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो रिप्रेजेंट करता है एक प्रकार के एरिया को, लेकिन वो अलजेब्रिक सम में होता है। और ये इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होता है? ए से बी पर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन ए से बी पर, ये फंक्शन का जो ए से बी पर इंटीग्रेशन है, इसका मतलब ये फंक्शन का कर्व और ए और बी के बीच में जो एरिया बन रहा है, मतलब जो कर्व बन रहा है, उसका ये एरिया है। एरिया क्या होता है? एरिया होता है मॉडुलस सम। ये क्या होता है? ये मॉडुलस सम होता है। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन साधारण सम, अलजेब्रिक सम होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया बिटवीन x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b। आगे हम बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इवैल्यूएट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको इवैल्यूएट करना है। 1 से 2 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स है। आप जैसे साधारण इंटीग्रेशन करते हो वैसे करोगे, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपान 3। अब फिर यहाँ पर लिमिट हमारी 2 से 1 तक है। अब पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, एक्स जगह 2 रखेंगे, 2 का क्यूब अपान 3 रहेगा। फिर बीच में माइनस लोअर लिमिट, एक्स के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब अपान 3। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 2 का क्यूब 8 अपान 3 माइनस 1 अपान 3। 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 अपान 3। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब जैसे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर है -4 से -1 और 1 अपान एक्स डी एक्स है। 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है, लेकिन वो मॉड में रहता है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगा? -1 से -4 में। अब x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो मॉड में -1, बीच में माइनस लगेगा, मॉड में -4। तो यहाँ पर मॉड पॉजिटिव बना देता है, log 1 माइनस log 4 आ जाएगा।
log 1 की वैल्यू क्या पढ़ाई गई थी 0 माइनस log 4 हो गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा माइनस log कितना हो जाएगा 4, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के जैसे आप साधारण इंटीग्रेशन करते हो सेम इंटीग्रेशन वही करना, बस लास्ट में लिमिट ले लेना। पहले एक जगह अपर लिमिट लगेंगे, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोअर लिमिट लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब जैसे ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन लिखा गया है लिमिट 0 से 1 अपान रूट में क्या है 1 प्लस एक्स और प्लस रूट में x है dx है। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, प्लस में है माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 अपान रूट में 1 प्लस एक्स है, क्या है 1 प्लस एक्स है, प्लस रूट आपका x है। निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स dx। नॉमिनेटर का नॉमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर रूट में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स अपान फार्मूला एक में प्लस बी है, दूसरे में माइनस बी, ए स्क्वायर, ए पहला है स्क्वायर हटाओगे रूट हटेगा और माइनस बी स्क्वायर एक्स आके dx होगा। आपकी लिमिट 0 से कहाँ तक चल रही थी 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपका 0 से 1, ठीक है 0 से 1, रूट में क्या मिला 1 प्लस एक्स माइनस रूट में क्या मिला x dx। रूट का मतलब किसी भी नंबर पर रूट का मतलब उसकी पावर हाफ है। तो यहाँ पर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 अपान 3/2 होगा, माइनस एक्स की पावर 3/2 अपान 3/2 होगा। और लिमिट हमारे कहाँ से कहाँ तक चलेगी, लिमिट चलेगी 1 से लेकर 0 तक। एक बार अपर लिमिट में 1 रखेंगे तो कुछ मिलेगा, लेकिन 0 रखने पर पूरी पार्टी 0 हो जाएगी, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर पलट के 2/3, एक जगह 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस यहाँ पर पलट जाएगा ये 2/3 1 की पावर 3/2। अब यहाँ पर क्या मिला आपको 2/3 112 की पावर 3/2 और माइनस ये 3/2 होगा, क्योंकि 1 का पावर 3/2 मतलब 3/2 1 आएगा। बाई 2 का मतलब रूट होता है, तो इसका मतलब 2/3 यहाँ पर रूट 2 की पावर 3 हुआ माइनस 2/3 होगा। यहाँ पर क्या होगा 2/3 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3, यहाँ पर भी 2/3। 2/3 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम 2/3 कॉमन ले लेते हैं तो रूट 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 2√2 होती है, और ये -1, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुल मिला एक साधारण क्वेश्चन था, ठीक है, इंटीग्रेशन करके लास्ट में हमको लिमिट लेना था। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब जैसे ये है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं लिमिट 0 से 1, फिर लिखा गया है लॉग नहीं है 1 अपान क्या है 1/2x माइनस 3 dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/t का इंटीग्रेशन log t, log के अंदर कोई चीज़ रहेगा तो वो मॉडुलस में रहेगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी 1 से 0 तक। लेकिन आपको पढ़ाया गया था जो x का कोफिशिएंट है वो अपान में आएगा, x का कोफिशिएंट 2 है, अपान 2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2। अब एक बार x जगह हम 1 पुट करेंगे तो log मॉड में 2 माइनस 3, अरे 1 पुट करने पर 2 1 जा 2 माइनस 3, माइनस एक बार 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करोगे 0 माइनस 3, इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/2, हमको पता है मॉड लगा है, निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा log 1, और 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये log 3 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से आपको मिलता है 1/2, log 1 की वैल्यू 0
माइनस log 3 होगा, तो प्रश्न आ जाएगा -1/2 log 3। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के ये अभी 4 साधारण क्वेश्चन आपको बताए गए। पहला ये था, दूसरा ये है, तीसरा ये बताया गया और ये चौथा है। 4 साधारण क्वेश्चन। पांचवा में दिमाग लगाओ। पांचवा अच्छा प्रश्न है, लिमिट 0 से π/4, फिर रूट में क्या लिखा गया है, 1 प्लस साइन 2x dx। आपको पढ़ाया गया था कि जब कभी भी 1 के साथ साइन 2x आए, इसको आप लोग सीख कर आज जाओ। 1 के साथ जब कभी भी साइन 2x आएगा तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये π/4 है, तो 1 को हम ब्रेक करते हैं। 1 को ब्रेक करते हैं, पहले कास ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में चाहे जो लिखो। कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कास x, यहाँ से dx होगा। फिर आगे क्या बढ़ता है, आगे मिल जाएगा 0 से π/4, रूट में यहाँ पर मिल जाएगा कास x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब एक चीज आप लोग गलती मत करना, स्क्वायर हटाओगे रूट हटेगा। आपको पढ़ाया गया था कि कहीं पर अगर x स्क्वायर हो तो ये मॉडुलस x होता है, रूट में x स्क्वायर, तो ये मॉडुलस में ब्रेक होगा। दिमागी प्रश्न था, तो इसको 0 से π/4, इसको मॉड में हम लिखेंगे कास x प्लस साइन x। अब मॉडुलस ब्रेक होगा। ध्यान से देखो, 0 से π/4 में cos भी पॉजिटिव है और साइन भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो मॉडुलस पॉजिटिव में ब्रेक हो जाएगा। सीधा सीधा 0 से π/4 ये cos x प्लस क्या बन जाएगा, साइन x बन जाएगा dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। अब लिमिट हमारी कहां से कहां तक चलेगी, लिमिट चलेगी π/4 से 0। π/4 रखेंगे x जगह, तो यहाँ से साइन π/4 माइनस कास π/4 आ जाएगा। फिर बीच में क्या लगता है, माइनस, फिर अब x जगह 0, अब लोअर लिमिट साइन 0 माइनस कास 0। आपको पढ़ाया गया था कि साइन π/4 कास π/4 सेम आंसर देते हैं, 1/√2 1/√2 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस साइन 0 की वैल्यू 0, कास 0 की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 1। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। आप लोग बार बार जब कोई चीज रूट में स्क्वायर हो तो स्क्वायर हटेगा, डायरेक्टली रूट नहीं हटता है, मॉडुलस में लगता है। फिर हम चेक करेंगे कि 0 से π/4 में ये पॉजिटिव देगा तो मॉडुलस पॉजिटिव में ब्रेक होगा, अगर निगेटिव देता है तो मॉडुलस निगेटिव में ब्रेक होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ये है 0 से π/4, फिर अब ये भी बताए थे 1 को क्या लिख सकते हो, कास स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x इंटू कास x। अब ध्यान से देखो dx। फिर यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं 0 से π/4 होगा। अब ये रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कास x माइनस साइन x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर dx होगा। स्क्वायर हटेगा, रूट डायरेक्ट नहीं हटेगा, मॉडुलस के साथ आएगा। मॉडुलस यहाँ रहेगा कास x माइनस साइन x dx। अब हम चेक करेंगे कि मॉडुलस में साइन x माइनस कास x ये क्या देगा, निगेटिव देता है पॉजिटिव। आपको पढ़ाया गया था कि 0 से π/2 में कास ऊपर रहता है, साइन नीचे रहता है। अरे कास 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 से 45 तक कास बढ़ता है और साइन क्या होता है, घटता है। तो इसका मतलब 0 से π/4 में कास बड़ा है, ये बड़ा है, कास बड़ा है और साइन क्या है, छोटा है। तो अगर बड़े में से छोटा निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा। जब ये पॉजिटिव आएगा तो मॉडुलस पॉजिटिव में जैसे तैसे ब्रेक हो जाएगा। ये 0 से π/4 ये सीधा सीधा सिंपल बन जाएगा कास x साइन x। ठीक है, ये पॉजिटिव में ब्रेक होगा, क्योंकि 0 से π/4 में कास पॉजिटिव रहता है, बड़ा रहता है साइन से। कास का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x, साइन का माइनस कास होगा तो प्लस कास x हो जाएगा। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी,
0 से पाई बाई 4। अब एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे x जगह पाई बाई 4, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो यहाँ पर साइन पाई बाई 4 प्लस कास पाई बाई 4 होगा, और बीच में लगेगा माइनस, यहाँ पर साइन 0 और प्लस क्या हो जाएगा, कास 0 हो जाएगा। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, और यहाँ पर बीच में लगेगा माइनस, 0 कास 0 की वैल्यू 1। नॉमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर ऐड होगा, 2/√2 माइनस 1, इसको कैंसिल करोगे तो √2 माइनस 1, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और उस पर हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन का हल। अब देखो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, प्रतिस्थापन क्या होता है, इसको आज आप अच्छे से सीख कर जाओ। ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं लोग, -1 से 1 में 5x की पावर 4 रूट में क्या लिखा गया है, x की पावर 5 प्लस 1 dx। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको t मानते हैं। लेट x की पावर 5 प्लस 1 इक्वस टू टी। अब इसकी खासियत देखो, अगर हम लिमिट चेंज कर देंगे, सुन के जाओ, अच्छे से सुनो, अगर हम लिमिट चेंज कर देंगे तो लास्ट में हमको t की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम लिमिट नहीं चेंज करेंगे तो मुझे t का मान लास्ट में रखना पड़ेगा। यही सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, प्रतिस्थापन का यही मतलब है। जब हम t मानेंगे तो लिमिट अगर हम चेंज कर रहे हैं, लो हम लिखते हैं जब x बराबर -1, यहाँ जब x जगह -1 रखोगे, ये -1 से +1 में हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब x -1 है और यहाँ x +1। तो जब x -1 यहाँ रखोगे तो -1 के पावर 5 क्या होगा, -1 + 1 कट के, तब हमारा t आपका क्या हो जाएगा, t 0 हो जाएगा। और जब हम x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तब t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्योंकि 1 की पावर 5, 1 में 1 ऐड होके 2 आ जाएगा। हम लिमिट चेंज कर दिए हैं। अब जिसको t मानते हैं उसका डेरिवेटिव 5x की पावर 4 dx बराबर dt। जहाँ 5x की पावर 4 dx है वहाँ dt रखेंगे। अब हमारा जो लिमिट, पहले हमारी लिमिट -1 से 1 में थी, अब हमारी लिमिट 0 से 2 में आ चुकी है और इसको हम t मान चुके हैं, हम यहाँ dt आ गया। अब √t का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 अपान 3/2 पढ़ाया गया था। और अब हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 2 से कहाँ तक, 2 से 0 तक। अब 2/3 पलट जाएगा, यहाँ से 2/3 आएगा। अब लिमिट में t की जगह 2 रख देंगे तो 2 की पावर 3/2, और जब 0 रखेंगे तो 0 रखने 0 आ जाएगा, 0 रखने की ज़रूरत नहीं है। बताए थे बाई 2 हटेगा तो रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2/3 है, इसका मतलब ये √2 की पावर 3 है। और √2 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 आएगा, और पहले से 2 है तो 2 2 जा 4 √2/3। ये हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आए? तो इस प्रश्न से शिक्षा यही मिली कि अगर जब हम t मानते हैं तो हम पहले ही लिमिट चेंज कर देंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बाद में हमको t की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लिमिट ना चेंज करते, अगर हम साधारण इंटीग्रेशन करते तो इंटीग्रेशन हो जाता, लेकिन जब हम लास्ट में लिमिट लेते तो हमको t की वैल्यू रखनी पड़ती, जो t की वैल्यू है 5x की पावर 5 प्लस 1। समझ में? यही सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर tan इनवर्स x होना चाहिए था, यहाँ पर tan इनवर्स x होगा। ये क्या हो जाएगा, ये इनवर्स टाइपिंग में नहीं बन पाया होगा। यहाँ पर ये tan इनवर्स क्या होगा, x होगा।
अब देखो कैसे सॉल्व करते हो। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, लिमिट 0 से 1, फिर क्या लिखा गया है, tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यही हमारा इंटीग्रेशन x 0 है और यहाँ x क्या है 1। हम इंटीग्रेशन 0 से 1 में कर रहे हैं। अब हम t मानते हैं, हम मान लेते हैं लेट tan इनवर्स x इक्वल टू टी। अब हम लिमिट की चेंज करते हैं। इफ अगर x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब उस कंडीशन में हमारा t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम इफ x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, तो देन हमारा t क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। अब हमारी लिमिट 0 से पाई बाई 4 चलेगी। लिमिट हम चेंज कर दिए हैं, अब हमको t की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान से देखिए, और जिसको t मानते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से dx बराबर dt रहेगा। dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt रहेगा। अब आगे ध्यान से देखिए, तो यहाँ से सारी वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पर लिमिट 0 से कहाँ चलेगा, पाई बाई 4, ऊपर t मान चुके हो, tan इनवर्स को क्या मान चुके हो, t अपान नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और dx की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt है। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 0 से पाई बाई 4 t dt बचा। t का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर अपान 2 होगा और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, पाई बाई 4 से 0। तो यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा। एक बार t के प्लेस पे पाई बाई 4 रखेंगे, पाई बाई 4 का स्क्वायर, 0 रखने पर 0 आ जाएगा, 0 रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आपको मिला 1/2, पाई का स्क्वायर अपान 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर अपान 32। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में भी क्या हुआ कि जब हम किसी फंक्शन को t मानते हैं तब हम उसका डेरिवेटिव करते हैं। t मानने पर अगर हम पहले ही लिमिट चेंज कर देंगे तो बाद में हमको t की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। अब जैसे ये भी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या लिखा गया है, 0 से 2 x आपका रूट में क्या है, x प्लस 2 dx है। हम t स्क्वायर मान लें तो हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा, चूंकि रूट से रिमूव होगा, थोड़ा कैलकुलेशन सस्ता हो जाएगा। हम मान लेते हैं लेट x प्लस 2 इक्वल टू टी। अब हम लिमिट चेंज कर देते हैं। इफ़ अगर x 0 रखोगे देन हमारे पास t क्या मिल जाएगा, हम t स्क्वायर मान लेते हैं चूंकि रूट हट जाए। तो x जब 0 रखोगे, यहाँ जब 0 रखोगे तो 0 प्लस 2 बराबर टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू आपको √2 मिल जाएगा। तो 0 रखने पर t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, √2 मिल जाएगी। तब उस कंडीशन में जो t बनेगा वो √2 बनेगा। फिर इफ अगर हम x के प्लेस पे 2 रखेंगे, यहाँ जब 2 रखोगे तो 2 2 4 हो गए। अगर t स्क्वायर 4 है तब उस कंडीशन में t की वैल्यू हमको 2 मिलेगी, 4 का स्क्वायर √2 होता है। अब हमारी लिमिट √2 से 2 चलेगी, इसका डेरिवेटिव 1 होगा dx और यहाँ पर होगा 2t dt। इसका मतलब dx के प्लेस पे 2t dt रखेंगे। ये 0 से 2 अभी x रहेगा, इसको हम क्या मान चुके हैं, t स्क्वायर, क्या मान चुके हो, टी स्क्वायर, और x के प्लेस पे क्या रखते हैं, 2t dt रखते हैं। टी स्क्वायर का मतलब t का स्क्वायर रूट t हो जाएगा, 2t स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल रहा है, अच्छा लिमिट हम चेंज कर दिए हैं, लिमिट हमारा √2 से 2 तक है, ये √2 है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट √2 से 2 चलेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर x dt मिलेगा। अब इस x को ख़त्म करेंगे तभी हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 2 मिल जाएगा x की वैल्यू। यहाँ पर हमको पुट करना पड़ेगा √2 से 2, यहाँ पर 2t स्क्वायर, x की वैल्यू रखेंगे कितना, टी स्क्वायर माइनस 2 dt। अब ब्रैकेट तोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट आपका चलेगा √2 से 2 तक, मल्टीप्लाई करोगे 2t जाएगा, -2 2 जा 4t स्क्वायर होके
यहाँ dt आ जाएगा। अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, 2 रहेगा t की पावर 5 अपान 5 हो जाएगा, माइनस 4 रहेगा t क्यूब अपान 3। और अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, लिमिट 3 तक चलेगी। एक बार अपर लिमिट लेंगे, जहां t है वहां 2 पुट करेंगे। अब हमको t की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लिमिट पहले ही चेंज कर चुके हैं। अब यहाँ पर जब हम 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 5 32 होता है, 32 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 64 अपान 5 माइनस 8 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे 32 अपान 3, इसका हो गया माइनस। अब यहाँ पर हम √2 पुट करेंगे, ये √3 नहीं है, √2 है। अब जब हम √2 रखेंगे तो √2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 5 बार मल्टीप्लाई √2 की पावर 5 का मतलब √2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बार करने पर 2 आएगा, 2 बार करने पर 2 4 √5 हो गया। और 2 पहले से है तो 4 रूट मतलब 8√2 अपान 3 मिल जाए, अपान 5 मिलेगा। और यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 8√2 अपान 3 हो गया, सॉल्व करोगे आ जाएगा। इसमें से 32 कॉमन ले लेते हैं, 32 कॉमन ले लेते हो तो 2 अपान 5 माइनस 1 अपान 3 हो गया, माइनस 8√2 कॉमन लेते हैं, 1 अपान 5 माइनस 1 अपान 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखो जगह नहीं है, कलर चेंज करके ऊपर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर 32 है ही, और यहाँ पर सॉल्व करोगे 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 6 में से 5 घटा 1 अपान 15 आ जाएगा। तो ये 32/15 लिख देते हैं माइनस। यहाँ पर 3 1 जा 3, 2 5 1 जा 5, 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16, 8 दूना 16 और √2 अपान 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, 16/15 कॉमन ले लेंगे तो 16 दूना 32 प्लस √2, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। यहाँ से 1/3 से 1 है, हम इन दोनों में x कॉमन ले लेते हैं, x क्यूब कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे x क्यूब से, x क्यूब अपान x क्यूब। और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर आपके पास 1/3 है अपान x की पावर 4, यहाँ पर dx हो जाएगा। अब आप जानते हो जब ये क्यूब जब बाहर आएगा तो ये क्यूब से ये क्यूब कट के x बाहर आ जाएगा। लिमिट 1/3 से 1, यहाँ पर x रहेगा, इसमें डिवाइड करोगे तो 1 अपान x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, पावर 1/3 अपान x की पावर 4 dx हो जाएगा। एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिमिट 1/3 से 1, ऊपर क्या मिला 1 अपान x स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/3 अपान कितना मिला x क्यूब, यहाँ से dx मिला। हम यहाँ तक आ गए हैं। अब क्या करते हैं, अब नॉमिनेटर में जो है हम मान लेते हैं लेट x 1 अपान कितना 1 अपान x स्क्वायर माइनस 1 को हम t क्यूब मान लेते हैं। t क्यूब इसलिए मान लेते हैं क्योंकि पावर 1/3 है, क्यूब मानने पर पावर 3 कैंसिल होके थोड़ा सिंपल बन जाएगा। अब हम लिमिट चेंज कर देते हैं प्यारे बच्चों, लिमिट चेंज करना सीखो। हम लिख देते हैं इफ, अगर x के प्लेस पे 1/3 रखेंगे, दिमाग लगाओ, जब 1/3 रखोगे तो 1/3 यहाँ देखो रख दे रहे हैं, 1/3 रखोगे तो 1/9 होगा, पलट के 8 माइनस 1 हो गया, यहाँ t क्यूब है, सॉरी 9 यहाँ -1 है, पलट के 9 माइनस 1, 8 इक्वल्स टू t क्यूब है। अगर t क्यूब 8 है तो 8 को 2 क्यूब, तो t की वैल्यू 2 आ जाएगी, तब उस कंडीशन में t हमको 2 मिल जाएगा जब 1/3 रखेंगे। और फिर उसके बाद जब हम 1 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, अगर हम x के प्लेस पे 1 पुट कर देते हैं, अगर हम x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तब वहाँ पर t 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 जब पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 में से 1 निकलेगा, 0 आ जाएगा। अब 1 अपान टी स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 अपान टी क्यूब होता है, यहाँ dx बराबर 3t स्क्वायर dt हो जाएगा। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकाल देते हैं
3t² dt अपान कितना मिल गया, -2 मिल गया। सारी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। अब हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, लिमिट हमारी 2 से 0 तक चलेगी। और इसके प्लेस पे t³ मान चुके हो, t³ का पावर 1/3 रहेगा अपान नीचे यहाँ पर x³ है और dx की वैल्यू क्या है, 3t² x³ dt अपान कितना है, -2 है। अब -2 बाहर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। नए पेज पे इसको हम सॉल्व कर देते हैं। -2 बाहर आ जाएगा और ध्यान से देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपका t। देखो नए पेज में देखो, यहाँ पर लिमिट आपके पास 0 से 2 चलेगी, ऊपर आपके पास t रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा। हाँ, -1/2 ये चलो -2 लिख देते हैं। और यहाँ पर ध्यान से देखिए तो 3t² है, यहाँ पर कितना है, 3t² dt है, तो -3/2 बाहर आ जाएगा और आपकी लिमिट 2 से 0 चलेगी। और यहाँ पर t³ dt मिल गया। t³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, -3/2, t³ का इंटीग्रेशन t⁴/4। लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से कितना चलेगा, 2। जब एक बार अपर लिमिट रखोगे 0 तो यहाँ से आपको मिलता है -3/2। 0 यहाँ पर पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, माइनस फिर 2 पुट करोगे, 2⁴ 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 16/4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिला -3/2, 0 - 4 मिल जाएगा, 4 4 जा 16, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव 12/2 कैंसिल करोगे 6, आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को केवल डिफिनिट इंटीग्रेशन की थ्योरी बता रहे हैं। एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं कि डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। डिफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। डिफिनिट इंटीग्रेशन में fx dx में जब हम सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं तो c ऐड हो जाता है, इसीलिए इसका नाम इनडिफिनिट पड़ा। लेकिन जब किसी कंडीशन द्वारा c को एलिमिनेट कर दिया गया, अब कंडीशन लग गया, अब आपको इंटीग्रेशन a से b में करना है। तो इंटीग्रेशन जैसे करते हैं करेंगे, फिर लिमिट ले लेंगे, b की मतलब एक जगह b रखेंगे, f(b + c), f(a + c), तकदीर से c कट के हम यहाँ तक आ जाएंगे। अब यहाँ पर नो c, हेंस इंटीग्रेशन इज डिफिनिट। c नहीं है इसलिए डिफिनिट बन गया। इसको बोलते हैं अपर लिमिट और इसको बोलते हैं क्या, लोअर लिमिट। फिर उसके बाद आपको बताया गया, फिर आपके पास जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन है, डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अब एरिया को रिप्रेजेंट करता है और उसमें जो हम एरिया निकालते हैं, अब आप लोग पढ़े थे कि एरिया में जो चीज़ निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाए, लेकिन इसमें एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, उसमें हम अलजेब्रिक सम करेंगे, मतलब निगेटिव को निगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव रख के ऐड कर देंगे। कुल मिला के इसका मतलब होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया बिटवीन x = a x = b, मतलब x = a और x = b के बीच में जो स्थान बन रहा है उसी के एरिया को ऐड करवाएगा, लेकिन वो ऐड करवाएगा अलजेब्रिक सम में। लेकिन जब हम शुद्ध एरिया निकालेंगे तो जो हम एडिशन करेंगे वो मॉडुलस सम करेंगे। जब हम इसे एरिया के रूप में चेक करेंगे a से b fx dx, तो एरिया में आपको पता होगा कि जो चीज़ निगेटिव है वो पॉजिटिवली ले जाती है, तो इसका एरिया 8 हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से अब हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इवेल्युएट करना है। पहला क्वेश्चन साधारण तरीके से सॉल्व किया गया, फिर दूसरा क्वेश्चन भी हम सॉल्व किए, तीसरा भी सॉल्व किया गया, चौथा भी देख लीजिए, पांचवा, छठवां, और फिर उसके बाद आपको बताया गया है इवेल्युएशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन का हल। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग जब टी मान के किसी का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो तो ठीक है, वो तो हम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़े हैं, लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन कहता है कि अगर आप टी मान के इंटीग्रेशन कर रहे हो तो अगर आप लिमिट चेंज कर देते हो तो बाद में आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, टी की वैल्यू नहीं रखनी पड़ेगी।
लेकिन अगर आप टी नहीं मानोगे तो बाद में आपको टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, आंसर उतना ही आएगा, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन टी की वैल्यू लिमिट चेंज करने पर बाद में टी की वैल्यू ना रखें तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये आपको समझाया गया, फिर ये क्वेश्चन लगवाया गया, और फिर ये क्वेश्चन, और इस तरीके से ये क्वेश्चन लगवाया गया। तो आज की क्लास में केवल डेफिनिट इंटीग्रेशन की हम थ्योरी बताएं, उस पर हम कुछ क्वेश्चन बताए हैं कैसे सॉल्व होगा। अब अगले वीडियो में हमारा जो एनसीईआरटी 7.9 होगा उसको हम एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे, और फिर उसके बाद हम कुछ डेफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी द्वारा डेफिनिट इंटीग्रेशन को थोड़ा आसानी से हम हल कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी से बोर्ड एग्जाम में और अदर एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आज आप ये थ्योरी पढ़िए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।